Welcome to MediJ classes. This is first lecture of general process and isolation of element. Class 12th chemistry chapter number 6. Okay. इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि जो मिनरल्स हैं, ओर्स से कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है. ऑलरेडी इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक क्लास 10th में आता है जिसमें आयरन का एक्सट्रैक्शन पढ़ते हैं कि आयरन को उसके ओर से, हेमेटाइट से, ठीक है, कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे उसको प्यूरिफाई करते हैं. तो ये चैप्टर ऑल आउट बेस्ड है, एक्सट्रैक्शन पे बेस्ड है कि मेटल का एक्सट्रैक्शन और उसको रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं. ठीक है, जिसके बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसको हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे. नाउ हमें मेटल्स को प्यूरिफाई करने का या फिर उसको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ता है? बिकॉज जो मेटल्स होते हैं वो आपका फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होते, कुछ एक को छोड़ करके. जैसे गोल्ड एंड सिल्वर है, वो ऑलरेडी क्या है कि वो किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में नहीं होता है, लेकिन इंप्योरिटीज उसमें भी होता है. और बाकी जो मेटल्स हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, वो कार्बोनेट हो सकता है, ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, फिर सल्फाइड्स के फॉर्म में होते हैं. वो किसी न किसी एलिमेंट के साथ वो कंबाइंड स्टेट में ही नेचर में एग्जिस्ट करता है. तो मेटल को उसके जो कंबाइंड स्टेट है उससे बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन. एंड इसी प्रोसेस को मेटालर्जी भी बोलते हैं. ओके, तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट. ओके, ये जो कंबाइंड स्टेट है, नेचुरली फाउंड कंबाइंड स्टेट है मेटल का, दैट इज नोन एज मिनरल्स. ओके, जिसमें मेटल के साथ साथ दूसरे इंप्योरिटीज भी उसके साथ में अटैच होता है. ठीक है, अब एक बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल टाइप में, जिसमें से सब कुछ मिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स. अब उस मिनरल्स में से कुछ एक मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें मेटल का परसेंटेज इंप्योरिटीज से ज्यादा होता है. तो ऐसे मिनरल्स से जो आपके मेटल को एक्सट्रैक्ट करना जो इकोनॉमिकली होता है वो आपका सस्ता पड़ता है. सो द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, व्हाई? बिकॉज उस मिनरल में मेटल का अमाउंट बाकी मिनरल से ज्यादा है, दैट इज नॉन एज ओर्स. तो ओर क्या है? एक टाइप से मिनरल्स ही है, बस मिनरल्स में जिसमें मेटल का अमाउंट ज्यादा होता है, दैट इज नॉन एज ओर्स. ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ओर्स इज अ वन टाइप ऑफ मिनरल्स इन विच परसेंटेज ऑफ मेटल्स आर मोर. ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर का कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर प्रेजेंट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स. So the metallic compounds in the form of present in the earth crust present in the earth crust is known as minerals. तो मिनरल्स जो होते हैं वो आपका मेटल का ही कंपाउंड होता है. ठीक है, अब सारे के सारे मिनरल्स जो होते हैं उससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं. क्यों? किसी में कितने सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें मेटल का अमाउंट बहुत कम होता है, तो
ऐसा नहीं कि उससे एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, बट उसका कॉस्ट उस मेटल के कॉस्ट से भी ज्यादा पड़ जाता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। तो हम ऐसे मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। जिसमें मेटल का अमाउंट ज्यादा होता है हम उसी से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो नॉट all minerals cannot be used for extraction of metals. All minerals can't be used for extraction of metals. तो कौन सा हम मिनरल्स का यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं जिससे परसेंटेज ज्यादा हो। सो मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, द मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be extracted economically economically and profitably is known as ores। या आप यूं बोल सकते हैं कि ऐसा मिनरल्स जिसमें मेटल का परसेंटेज ज्यादा होता है, दैट इज नोन एज मिनरल्स, एंड सिर्फ सॉरी दैट इज नोन एज ओर्स, और उसी ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाते हैं। तो ओर्स भी सारे के सारे जो है वो आपके मिनरल्स ही हैं। सारे के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं है, बट सारे के सारे ओर्स मिनरल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बॉक्साइट, जिसको एल्यूमिना भी बोलते हैं, इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट, एल्यूमिना, दैट इज Al2O3। ये एल्यूमिनियम का मिनरल्स तो है ही, ओर्स भी है। ओके, उसके अलावा आयरन का कितने सारे होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट या होते हैं, वो भी उसके आयरन का ओर का देख लीजिए। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो ओर्स ऑफ आयरन, वैसे तो बहुत सारे का है, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको मैं लिस्ट कर देता हूं। ओर्स और आयरन में आता है आपका हेमेटाइट, दैट इज Fe2O3। हेमेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, ओके, मैग्नेटाइट, that is Fe3O4, आयरन पायराइट, सल्फेट और है, दैट इज FeS2। ये सब किसके हो रहे हैं, आयरन के, जिससे आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन सबसे नहीं करते हैं, हेमेटाइट का यूज ज्यादा किया जाता है। मैग्नेटाइट, अब बता आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी होते हैं। वैसे ही कॉपर की बात करें तो ओर्स ऑफ कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट्स, दैट इज CuFeS2। कॉपर पायराइट कॉपर का ओर है। ठीक है, उसके अलावा मेलेकाइट, दैट इज CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस, ये एक ही कंपाउंड है। कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड,
दैट इज कमांडली कॉल्ड मेलाकाइट। ठीक है, ये भी कॉपर का ही आपका ओर है। फिर क्यूप्राइट, क्यूप्राइट दैट इज कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये मेलेकाइट एक टाइप से कंपाउंड सॉल्ट के फॉर्म में होता है। तो ये सारे कॉपर के इंपॉर्टेंट ओर्स हैं। ऐसे ही बहुत सारे मेटल्स का है। ठीक है, एक कॉपर का है, जिंक का है, ठीक है, लेड का है। दे आर सेवरल मेटल्स जिसके की आपके अपने फाउंड होते हैं मिनरल्स के फॉर्म, जिसके ओर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट ओर्स है। इस सब से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना, यानी कॉपर के जो ओर्स हैं उससे कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है, इजी भी होता है और लोअर कॉस्ट पे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हम ओर्स का यूज कर सकते हैं। बाकी मिनरल्स तो हर एक मिनरल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, अमाउंट कम मिलेगा। मिनरल्स में अगर मेटल नहीं हो तो उसको मिनरल्स बोलेंगे ही नहीं। इसका मतलब हर एक मिनरल्स में अमाउंट है, लेकिन हम एक्सट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ ओर्स से ही करते हैं। ठीक है, अब ओर्स से मेटल को ऑब्टेन करना, यानी ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, इस प्रोसेस को हम मेटलर्जी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ metals from their ores is known as metallurgy। और मेटलर्जी स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप्स में डिवाइड होता है। पहला, ओर्स का कंसंट्रेशन। ओर्स का कंसंट्रेशन का मतलब होता है इंप्योरिटी को रिमूव करना। ठीक है, फिर कंसंट्रेशन हो गया। जो मेटल्स मिलते हैं वो 100% प्योर नहीं होता, कुछ ना कुछ अमाउंट में उसमें इंप्योरिटीज रह जाता है। तो पहला हमने ओर्स का कंसंट्रेशन किया, यानी प्राइमरी लेवल के जो हम अभी स्टेप्स पढ़ेंगे, प्राइमरी लेवल के जो इंप्योरिटीज होते हैं जिसको हम गैंग बोलते हैं, उसको रिमूव करते हैं। सेकेंड स्टेप है मेटल का एक्सट्रैक्शन। पहले हमने इंप्योरिटी को रिमूव किया फिर अब जो ओर्स बचे उसमें दूसरे मेटल्स भी हो सकते हैं, दूसरे सल्फाइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, उससे बाहर निकालना, यानी कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। अगेन एक्सट्रैक्टेड मेटल के पास भी कुछ ना कुछ इंप्योरिटी होता है, जिसको हम थर्ड प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन के थ्रू मेटल ऑब्टेन करते हैं। तो कंसंट्रेशन, दूसरा कंसंट्रेटेड ओर से ऑब्टेन करना व्हाट मेटल, एंड थर्ड वन इज प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग। ओके, तो हम देखते हैं फिर फर्दर। मेटलर्जी के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पायरोमेटलर्जी होता है जो बहुत एक्सट्रीमली हीट पे ऑब्टेन करते हैं। इलेक्ट्रोमेटलर्जी होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके जो ऑब्टेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड। नाउ देखते हैं हम मेटलर्जी। ये प्राइमरी एग्जांपल्स थे आपके ओर्स के, मिनरल्स के। चलिए अब नेक्स्ट इज व्हाट इज मेटलर्जी। ओके, चलिए। सो metallurgy, what is this? The process of extraction, the process of extraction of metals from, the process of extraction of metals from their ores is known as मेटलर्जी। एंड मेटलर्जी जो होता है वो आपका स्टेप्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सो द मेटलर्जी process are divided into steps. First one is concentration
of ores. Second one, extraction of ores from concentrated, extraction of metals from concentrated ore. Extraction of metals from concentrated ores. And third one is refining or purification of metals. ये 3 स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं। इसके भी फर्दर अलग अलग टाइप्स के हैं, जैसे कंसंट्रेशन जो है, यानी जो प्राइमरी लेवल का इम्प्योरिटीज हटाना हो। जैसे इम्प्योरिटीज में क्या, जिसको हम गैंगी बोलते हैं, डस्ट हो सकता है, रेत हो सकता है, ठीक है, सॉइल हो सकते हैं, रॉक्स हो सकते हैं। ये प्राइमरी लेवल के आपके इम्प्योरिटीज होते हैं। जब हम कोई चीज अर्थ कोर से निकालते हैं तो उसमें मिट्टी का अमाउंट हो सकता है, रॉक्स हो सकते हैं। जैसे आपका मैग्नेटाइट है तो उसमें पत्थरों में पाया जाता है, तो रॉक्स इम्प्योरिटीज हो सकता है। सैंड, अगर मान लीजिए किसी रिवर से ऑब्टेन्ड होता है, कोई बहुत सारी चीजें होती है जो रिवर से ऑब्टेन्ड होता है, तो उसमें आपका जो है रेत यानी सैंड इम्प्योरिटीज के फॉर्म में हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम पहले स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स क्या होता है और कैसे करते हैं। फिर सिमिलर वे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। एंड थर्ड वन इज प्यूरिफिकेशन, यानी जो मेटल्स ऑब्टेन्ड हो गया उसमें भी स्टिल कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज का अमाउंट होते हैं, उसको फाइनली इम्प्योरिटीज को रिमूव हम कितने मेथड से करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर से। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर और इसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अभी बताया कि रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर्स इज नोन एज कंसंट्रेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कंसंट्रेशन का। तो फ्रेश से स्टार्ट करते हैं क्योंकि फर्दर उसके टाइप्स हैं। So now concentration of oats, oats का concentration. Okay, what is concentration? The removal of impurities, that is unwanted thing, impurities from the ores are known as concentration. Okay, सिर्फ सिंपली इम्प्योरिटी को रिमूव करना है। ठीक है, और इसको हटाने के भी अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, जो इम्प्योरिटीज अवेलेबल होता है ओर्स में उसको हम गैंगियो बोलते हैं। दी impurities in ores are known as gang. अब impurities में जो ओर्स होते हैं वो कई सारे impurities ऐसे होते हैं जो कि फिजिबल नहीं है, यानी नॉर्मली रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। तो ऐसे इम्प्योरिटीज को हटाना बहुत टफ होता है। तो ऐसे इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम ऐसे सब्सटेंस का यूज करते हैं जो कि उस इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स होकर के उसको इजीली बाहर निकाल सकता है। दैट सब्सटेंस इज नोन एज फ्लक्स। और फ्लक्स ऐड करने के बाद इम्प्योरिटीज के और फ्लक्स का जो मिक्सर मिलता है, यानी सॉल्यूशन मिलता है, दैट इज नोन एज व्हाट, उसको हम बोलते हैं आपका स्लैग। फ्लक्स is a substance
जो इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स होकर के उसको फ्यूजिबल बना देता है, यानी बाहर निकल सकता है, किसी के साथ रिएक्शन कर सकता है, और वो जो फ्यूजिबल सब्सटेंस होते हैं दैट इज नोन एज स्लैग। ओके, उसको हम स्लैग बोलते हैं। अब गैंग यू रिमूव कैसे करते हैं? सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज, यानी कौन सा मेथड यूज करेंगे कंसंट्रेशन का, ये डिपेंड करता है उसके कि वो जो इम्प्योरिटीज है उसका नेचर क्या है। सो डिपेंडिंग फ्लक्स और गैंगी हो गया। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज, अलग अलग टाइप के इम्प्योरिटीज होते हैं। कोई इम्प्योरिटीज वोलेटाइल होता है, कोई कार्बोनेट इम्प्योरिटी होता है, कुछ सल्फाइड्स होते हैं, कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे अलग अलग कंसंट्रेशन का यूज करते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज देयर आर several types of concentration process, बहुत सारे टाइप के कंसंट्रेशन प्रोसेसेस होते हैं। कौन कौन सा देखिए, जैसे हम पहला लेते हैं, फर्स्ट वन इज कॉल्ड हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक मतलब हाइड्रा मतलब वाटर, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब पानी से साफ करना। तो पहले बात, ये किस टाइप के ओट्स के लिए यूज किया जाता है? सो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन गैंग इज लाइटर देन ओर। दिस मेथड इज यूज्ड when gang, that is impurities, is lighter than ores। इसमें करते क्या है कि जो ओट्स मिला है ना उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में वाटर, फ्लोइंग वाटर पास करते हैं उसमें, यानी उससे होकर के पानी का फ्लो कर देते हैं। तो जो गैंग या इम्प्योरिटीज लाइट होता है वो पानी के साथ बह जाता है, और जो आपका मेटल्स हैं वो आपका एज इट इज वही रह जाता है। तो एक प्राइमरी स्टेज के इम्प्योरिटी जो दूर हो जाता है। सो द पाउडर्ड ओट्स आर वॉश्ड इन स्ट्रीम ऑफ वाटर। द पाउडर्ड ओट्स ठीक है, पाउडर्ड ओट्स are washed with stream of water। वाटर का हाई फ्लोइंग स्ट्रीम होता है उससे पास करते हैं। तो जो गैंगी होता है, लाइटर गैंगी, सो द गैंग दैट इज impurities, the lighter gang washed away with stream of water। स्ट्रीम ऑफ वाटर के साथ वॉश हो जाता है। जो हैवी आपका मेटल्स है वो एज इट इज वैसे के वैसे ही रह जाता है, लिविंग बिहाइंड दी ओट्स पार्टिकल। यानी अभी इम्प्योरिटीज रिमूव का मतलब ये हुआ कि जो अर्थी मेटल है, रॉक्स हैं, सैंड्स हैं, वो रिमूव हुआ है। लेकिन मान लीजिए आयरन को प्यूरिफाई करना है, मुझे आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन आयरन के साथ ऑक्सीजन भी है, तो अभी ऑक्सीजन इसमें रिमूव नहीं होगा। इसमें सिर्फ प्राइमरी लेवल के ही इम्प्योरिटीज रिमूव होती हैं, जो ऊपर से रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो एक टाइप से हुआ धो करके रिमूव करना है। जैसे हुआ कि
मान लो कि वेजिटेबल्स लाते हैं, उसमें मिट्टी वगैरह लगा होता था, प्राइमरी स्टेज में दूर कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ था कि अंदर में जो बीमारियां हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो रिमूव हो जाएगा। ऐसा नहीं सिर्फ बाहर के पोर्शन रिमूव हुआ, लाइक द सेम, तो कंसंट्रेशन से सिर्फ बाहर के इम्प्योरिटीज को ही रिमूव किया जाता है। तो ये हो गया आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग, यानी पाउडर को करते क्या है, जैसे यहाँ पे डाल दिया आपका पाउडर्ड ओट्स और इधर से पानी पास करते हैं, तो जो हल्का होता है वो आपका बाहर निकल जाता है, और मेटल्स जो होते हैं वो एज इट इज वही का, यानी जो ओट्स होते हैं वो आपका एज इट इज वही का वही रह जाता है। दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ठीक है, किसके थ्रू? दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक वॉशिंग। मैग्नेटिक सेपरेशन, ये भी आप पहले ही पढ़ रहे होंगे कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड इज ओनली यूज्ड फॉर द ओर्स, जिसमें या तो मेटल्स या फिर इम्प्योरिटीज, किसी न किसी के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो होना चाहिए। अगर दोनों के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इक्वल अमाउंट में तो नहीं कर सकते, तो जो इम्प्योरिटीज है वो और जो आपके ओर्स हैं वो, उन दोनों के बीच में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का डिफरेंस होना चाहिए, तो तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। सो द सेकेंड इज मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, दिस मेथड आइदर यूज फॉर ओर्स, जिसमें ओर या गैंग दोनों में से कोई ना कोई पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होना चाहिए, या दोनों मैग्नेट हो तो भी चले, लेकिन किसी एक का ज्यादा और किसी एक का कम होना चाहिए, देन ओनली पॉसिबल। तो चलिए हम सेकेंड प्रोसेस ऑफ क्या कंसंट्रेशन देखते हैं। ये आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग था। नाउ मैग्नेटिक सेपरेशन। कन्वेयर बेल्ट पे उस पाउडर्ड ओट्स को पास किया जाता है जो कि मैग्नेट पे मूव कर रहा होता है, सो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, व्हाट इज मैग्नेटिक सेपरेशन? दिस is based on difference in magnetic property. This is based on difference in magnetic properties of components of oats. Okay, this method is only used, what? Third is used only when either ore or gang has मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो ही इसका हम यूज कर सकते हैं। फिर करते क्या है, सबसे पहले ओट्स को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, पाउडर्ड ओट को कन्वेयर बेल्ट पे डाल देते हैं। सो द पाउडर्ड ओट्स are poured over conveyor belt, जो कि मैग्नेटिक रूलर पे घूमता रहता है, which passes over the magnetic roller, which passes over the magnetic roller। मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। वैसे आपकी ये पुरानी क्लासेस का है तो उसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
ये कन्वेयर बेल्ट होता है, यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, पाउडर और डालते हैं। तो ये कन्वेयर बेल्ट, ये जो होता है ये पुली टाइप का, ये मैग्नेट का होता है, ये मैग्नेट होता है, ये भी आपका मैग्नेट होता है। इधर नहीं चलोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि सब्सटेंस है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, लेकिन कन्वेयर बेल्ट जो होता है वो इंसुलेट यानी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रखता है। तो ये क्या होता है, घूमता रहता है। तो जब ये घूमेगा तो ये ओर्स क्या होगा, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे 2 कंटेनर रखा होता है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रखता होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, घूमते घूमते इस कंटेनर में आके गिर जाएगा। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता होगा तो इसके बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन लगेगा। तो वो क्या होगा, वो उधर नहीं गिरेगा, वो अट्रैक्ट होकर के यहाँ कहीं पे नीचे में ग्रेविटी के कारण से नीचे गिरेगा। तो जो मैग्नेटिक पार्ट है ओर्स का वो यहाँ पे, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्ट है ओर का वो यहाँ पे, यानी दोनों के दोनों जो होते हैं वो आपका सेपरेट हो जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड दी मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक रोलर हुआ, मैग्नेटिक पार्टिकल, मैग्नेटिक रोलर है ये। फिर ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं जो ये मैग्नेटिक रोलर के कारण से चिपक करके यहाँ नहीं गिरता है, नीचे आता है और ग्रेविटी के कारण से तब नीचे गिरता है, ठीक है। और दूसरा होता है आपका ये जो पार्टिकल है दैट इज नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है। दिस इज दी नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल एंड दिस इज मैग्नेटिक पार्टिकल। तो मैग्नेटिक पार्टिकल और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल के फॉर्म में ये सेपरेट हो जाता है, ओके। सो powdered ores are poured over conveyor belt which passes over the magnetic roller। फिर इसके बाद में क्या होता है कि आप कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, मूव करता रहता है, ओके। तो मैग्नेटिक मटेरियल कलेक्टेड नियर द मैग्नेटिक रोलर, द मैग्नेटिक मटेरियल is collected near the magnetic रोलर, इसके रोलर के नजदीक में गिरता है। जबकि जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता है यानी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो अवे फ्रॉम द रोलर होता है। एंड द नॉन मैग्नेटिक materials are damped, dumping होता ना, are dumped, not damped, dumped away from the magnetic रोलर, ठीक है। यानी पहले ओट्स को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया और पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसके थ्रू क्या हुआ, बेल्ट पे मूव करवाया। तो जो जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था वो यहां से डायरेक्टली यहां नहीं गिरा, मैग्नेट के अट्रैक्शन के कारण से वो नीचे आया और उसके बाद ग्रेविटी के कारण से नीचे गिरा। जबकि जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं था वो आपका जाकर के दूर गिरा। और ये तो ओर्स की पाउडर है, दैट इज पाउडर ओर्स। तो ये पता होगा कन्वेयर बेल्ट है, बेल्ट की तरह ये मूव करता रहता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन हम उसके लिए यूज करते हैं जिसके पास ओर्स और गैंग दोनों में से कोई ना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता हो, ठीक है। नाउ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, झाग बनाते हैं, उसके मेथड से भी हम इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। तो जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है उसको उस
खास करके ये प्रोसेस सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमने देखा कॉपर पायराइट, ठीक है, सल्फाइड का ही ओर था। तो जो सल्फाइड जिसमें सल्फर का अमाउंट, यानी ऐसे ओर्स जिसमें सल्फर का अमाउंट होता है, उसको रिमूव करने के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए हम नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन इज फ्रोथ फ्लोटेशन। used for सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर्स को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, थर्ड वन इज फ्रोथ फ्लोटेशन। ओके, किसके लिए यूज करते हैं? फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर used for concentration of sulfide ores। इसमें पहले क्या किया जाता है कि ओर्स को पाउडर बनाया जाता है, यानी ओर्स को पाउडर के फॉर्म में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद इसको कलेक्टर्स के साथ ऐड कर देते हैं। कलेक्टर्स में जनरली ऑयल होता है, ठीक है, ऑयल के साथ में मिक्स। देखिए इसमें स्टेप्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट, पाउडर्ड ओर इज, ठीक है, किसके साथ मिक्स करते हैं? आपके कलेक्टर्स के साथ, जिसमें पाइन ऑयल, फैटी एसिड, जेंथेट, बहुत सारे पोर्शन यूज होते हैं। सो दी पाउडर्ड ores are mixed with collectors। collectors होता क्या है आगे बताते हैं। collectors वो होते हैं, यानी ऐसा सब्सटेंस होते हैं जो मिनरल्स को नॉन वेटेबल बना दे। यानी अब इसको हम ऑयल के साथ, जनरली ये ऑयल्स होते हैं, ऑयल के साथ मिक्स करेंगे और उसके बाद में अगर वाटर में डिसॉल्व करूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यानी वो डिसॉल्व ही नहीं होगा। सो कलेक्टर्स में कितने सारे आते हैं? पहले होता क्या है? व्हाट? द सब्सटेंस विच मेक ओर्स नॉन वेटेबल, यानी उसके बाद अगर आप पानी में इसको डिसॉल्व भी कर दोगे ना तो ये आपका वेट नहीं होता है। विच इंक्रीजेस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ ओर्स पार्टिकल। The substance which increases the non-wettability of ores, यानी ऐसा सब्सटेंस जो, जैसे कि किसी चीज को आप हाथ पे ऑयल लगा लो, फिर पानी में डालो तो ऑयल जो पानी होता है वो भागता होता है, यानी वो गीला नहीं होता है। कोई ऑयल वाले सरफेस कितना होते हैं, पानी डालते हैं तो पानी जो होते हैं उसको पूरा वेट नहीं करता है। सेम काम यहाँ करते हैं हम, सब कलेक्टर्स वही होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ओट्स को पाउडर बना लेते हैं, पाउडर मिलाने उसको हम क्या करते हैं, ऑयल में, दैट इज कलेक्टर्स में डालते हैं। कलेक्टर्स में ऑयल के कारण से अब इसको मैं अगर वाटर में ऐड भी करूं तो ये वाटर इसको भिगा नहीं पाता है, ठीक है। सो व्हाट which increases the non-wettability of ores particle, like ores particle। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल हो गया आपका पाइन ऑयल्स। पाइन ऑयल्स एग्जाम्पल है कलेक्टर्स का। फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड जेंथेट्स, ये ऐसा सब्सटेंस है जो ओर्स को नॉन वेटेबल बना देता है, यानी वो पानी में फिर डिसॉल्व नहीं, यानी पानी में अगर ऐड करूंगा तो ये पानी इसको वेट नहीं कर पाते, ठीक है।
और इसके साथ में हम एक फोर्थ स्टेबलाइजर भी ऐड कर देते हैं। ओके, फोर्थ स्टेबलाइजर क्या होता है? जो झाग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, और उसके बाद में इसको पानी में ऑयल कर देते हैं विद वाटर कंटेनर, ठीक है, मिक्स विद कलेक्टर्स एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर्स। फ्रोथ यानी जो फ्रोथ बनाने के लिए यानी झाग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे क्रिसॉल हो गया, एनिलीन हो गया, लाइक क्रिसॉल, एनिलीन, ये सब फ्रोथ स्टेबलाइजर है जो झाग बनाने के लिए यूज किया जाता है। मिक्स विद कलेक्टर्स एंड स्टेबलाइजर एंड डिसॉल्व इन वाटर। अब क्या करते हैं, सबको एक साथ पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में और वाटर जिसमें ऑलरेडी डिटर्जेंट होता है, ठीक है, एंड डिसॉल्व इन वाटर, या ऐसे बोल सकते हैं डिसॉल्व इन डिटर्जेंट कंटेनिंग वाटर, ठीक है, जो जिसमें डिटर्जेंट ऑलरेडी होता है। ओके, इसके साथ में क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। फिर अब इसके थ्रू एयर पास किया जाता है। व्हेन एयर इज बबल्ड थ्रू मिक्सचर, व्हेन एयर इज बबल्ड थ्रू मिक्सचर, जैसे घर में हम कैसे झाग बनाते हैं, डिटर्जेंट डाल के हाथ से करते हैं, लेकिन इसमें क्या केमिकल्स वगैरह होता है तो हाथ से नहीं करते, तो क्या करते हैं कि हवा पास करते हैं जिससे कि झाग बनना स्टार्ट हो जाता है। सो व्हेन एयर इज बबल थ्रू दी मिक्सचर ऑफ कौन कौन सा, ओर्स, स्टेबलाइजर एंड कलेक्टर्स, तो क्या होगा, एयर बबल्स जो है वो डिटर्जेंट को झाग बनाता है, यानी एयर बबल्स स्टेबलाइज डिटर्जेंट, ओके, थ्रू द मिक्सचर, एयर बबल्स स्टेबलाइज क्या, किसको स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज दी बाय दी डिटर्जेंट। मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, तो डायग्राम से आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये प्रोसेस होता है। ओके, फोर्थ फॉर्म, जो फोर्थ फॉर्म होता है, दी फोर्थ formed absorb the ओर्स पार्टिकल्स। जो फोर्थ झाग बनता है उसमें ओर्स पार्टिकल होता है, तो वो झाग क्या होता है आपका ऊपर साइड आ जाता है, और उस फोर्थ को क्या करते हैं बाहर निकाल करके दी फोर्थ इज रिमूव्ड एंड ड्राइड। फोर्थ को बाहर, झाग को बाहर निकालते हैं और उसको बाद क्या करते हैं उसमें सुखा देते हैं। वी गेट प्योर ओट्स। अभी तो हम ओट्स को ही प्यूरिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखिए तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो थियरी पार्ट था, डायग्राम में होता क्या है कि जैसे कंटेनर ले लिया, ओके, इस कंटेनर में ऊपर जो होता है वो आपका बबलिंग के फॉर्म में ये होते हैं, बबल्स होते हैं, जैसे नॉर्मल डिटर्जेंट डालते हैं। तो इसमें एयर बबल के लिए एक मशीन होता है जिससे हम एयर बबल क्या करते हैं अंदर में पास करते हैं। तो जितना एयर बबल पास करेंगे उतना क्या होगा, वाटर जो है आपका ऊपर आएगा, ठीक है।
ये एयर पास करने का मशीन है, तो क्या होगा, बबलिंग ऊपर जाएगा, जो बबल्स होते हैं उसमें ही आपका नॉन वेटेबल है ना, वो वेट नहीं होता है तो नीचे डूबेगा नहीं मिनरल्स। जो इम्प्योरिटीज होते हैं, अब देखिए जो हमने ऐड किया है ना अपना कलेक्टर्स, वो सिर्फ ओट्स को ही नॉन वेटेबल बनाता है, ठीक है, ओट्स को नॉन वेटेबल बना देता है, इम्प्योरिटीज को नहीं। तो इम्प्योरिटीज क्या होता है कि वो नीचे वाटर में नीचे चला जाता है, और मिनरल्स यानी जो ओट्स था वो नॉन वेटेबल हो गया, तो वो पानी में डिजोल्व होगा नहीं, पानी में डिजोल्व नहीं होगा तो ये झाग के फॉर्म में ऊपर रहेगा। अब इसको बाहर निकाल करके और सुखा दीजिए, तो इम्प्योर गैंग क्या हुआ, निकल गया और आपका प्यूरिफाइड मोमेंट मिल गया। दैट इज कॉल्ड द फोर्थ फ्रोथ फॉलिटेशन प्रोसेस। ठीक है, कैसे किया, पहले ओट्स को पाइन ऑयल्स में मिक्स किया तो नॉन वेटेबल हो गया, उसको एक कलेक्टर यानी जो फ्रोथ स्टेबलाइजर था उसके साथ मिक्स किया। फोर्थ स्टेबलाइजर का मतलब होता है झाग को मेंटेन करके रखना, ठीक है। फिर डिटर्जेंट वाला पाउडर था, तो ऑलरेडी झाग, तो डिटर्जेंट जो होते हैं वो आपका बबलिंग यानी झाग प्रोड्यूस करने वाला होता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रोथ। तो गैंग नीचे सेटल डाउन हो गया, जो आपके ओट्स थे वो वेट नहीं हुआ तो ऊपर में रह गया, इसको झाग को बाहर निकाल के सुखा लीजिए तो कंप्लीट हो गया आपका। ये तो हुआ नॉर्मल फ्रोथ फॉलिटेशन हुआ कि चलो इम्प्योरिटी हटा गया। इनफैक्ट एक मान लो कि गैंग तो हट गया, लेकिन सल्फाइड ओर में हो सकता है कि एक से ज्यादा सल्फाइड्स अवेलेबल हो, तो इससे आप रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको लेड निकालना है, जहां कहते हैं कि जहां लेड सल्फाइड होता है उसमें जिंक सल्फाइड का भी अमाउंट होता है, तो मान लो कि आपको लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड तो प्योर फॉर्म में मिल गया, गैंग हट गया, लेकिन आपको करना है लेड को सेपरेट। तो लेड को सेपरेट करना है तो जिंक को कैसे बाहर निकालेंगे, या जिंक को सेपरेट करना है तो लेड को कैसे बाहर निकालेंगे, तो उसके लिए भी प्रोसेस है फ्रोथ फ्लोटेशन में। उसके लिए एक सब्सटेंस ऐड करना पड़ता है जिसको डिप्रेसेंट बोलते हैं। डिप्रेसेंट का काम होता है कि किसी एक सल्फाइड ओर को नॉन वेटेबल बना देना और दूसरे को प्रिसिपिटेट कर देना, ठीक है। तो सल्फाइड ओर से भी हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे, दिस मेथड कैन आल्सो बी यूज्ड टू सेपरेट टू सल्फाइड्स ओर। तो देखिए ये तो सिंपल सा प्रोसेस था, हम फ्रोथ फ्लोटेशन की बात कर रहे हैं कि कैसे दो सल्फाइड्स ओर को हम इस प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। सो दिस method can also be used to separate the two सल्फाइड ओर्स। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर या डिप्रेसेंट का यूज करके। ओर्स बाय यूजिंग डिप्रेसेंट, इसका यूज कीजिए तो बाहर निकल जाएगा। व्हाट इज डिप्रेसेंट, अभी बताया, डिप्रेसेंट वो क्वांटिटी होता है प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ, यानी फ्रोथ फॉर्मेशन को रोकता है, ओके। That is, it prevent the formation of froth. फ्रोथ फॉर्मेशन को रोकने के लिए यूज किया जाता है आपका डिप्रेसेंट का। और सबसे इसका अच्छा एग्जांपल है आपका किसके, जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड को डिक्रीज करना, ठीक है। So example, in case of ऐसा और जिसमें जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड दोनों ओर्स हो, in case of ores containing zinc sulfide and lead sulfide,
सोडियम साइनाइड डिप्रेसेंट आर यूज्ड। यानी इस केस में सोडियम सल्फाइड, ये इसे आ गया, सोडियम सल्फाइड एक डिप्रेसेंट होता है, आर यूज्ड। ये क्या करता है, ये जिंक सल्फाइड को फोर्थ बनने से रोकता है, ठीक है। सो द सोडियम साइनाइड prevent what, zinc sulfide to form, zinc sulfide to form froth, while lead sulfide form froth, and उसको आप क्या किए, बाहर निकाल लीजिए, while allow lead sulfide to form froth। तो क्या हुआ कि जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड दोनों सल्फाइड सोर्स हैं, और उनको अगर सेपरेट करना है तो हमने क्या किया, डिप्रेसेंट का यूज किया। ये एक सल्फाइड को क्या किया, फोर्थ बनाने से रोक दिया, और लेड को अलाउ किया, तो लेड क्या होगा, फोर्थ बन करके बाहर निकल जाएगा। फिर आप उसको ड्राई करके सुखा दीजिए, ठीक है। तो ये था आपका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसके बाद का प्रोसेस है आपका लीचिंग। लीचिंग इज द आल्सो अ प्रोसेस। इसमें करते क्या है कि कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ ओर्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में खुद जो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन उसके गैंग डिसॉल्व नहीं होता है। तो लीचिंग प्रोसेस सिर्फ हम उसी ओर्स के लिए करते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा और इम्प्योरिटी क्या होता है, एज इट इज आपका बाहर बच जाता है। तो जो डिसॉल्व हो गया उसके बाद प्रेसिपिटेट करके उसको सुखा करके आप ओर्स बाहर निकाल लीजिए, गैंग्लियो जो है वो आपका बाहर निकल जाता है। दैट इज कॉल्ड द लीचिंग प्रोसेस। और उसके लिए जो आपके बहुत सारे एक्स्ट्रा कंडीशंस रखे जाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, जो लीचिंग प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है, कि लीचिंग प्रोसेस होता क्या है, लीचिंग प्रोसेस के लिए क्या क्या कंडीशंस रखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर अपना आएगा क्या, कंसंट्रेशन हो जाएगा। कंसंट्रेशन के बाद हम आएंगे कि एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, और उसके बाद हम डिफाइनिंग करेंगे। तो हम लीचिंग प्रोसेस जो है that will proceed in next lecture, okay।